आनंदपुर गांव में नदी के बीचों बीच एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था। इस मंदिर के बाहर वेंकट का एक छोटा सा स्टॉल था। इस स्टॉल में वो इडली, वड़ा और डोसा बेचा करता था। दर्शन करने आए हुए भक्त वेंकट के स्टॉल पर नाश्ता करते थे। भैया एक मसाला डोसा दो और 2 प्लेट वड़ा सांभर देना। आप बैठिए भैया, मैं अभी ले आता हूँ। वेंकट की पत्नी डोसा बनाया करती और वेंकट ग्राहकों को संभालता था। वेंकट सारे ग्राहकों से बहुत अच्छे से बातें करता था। लोगों को वेंकट के डोसा स्टॉल पे डोसा खाना पसंद था। अरे भैया हमें भी 2 डोसा दे दीजिए। बिल्कुल भाई साहब, आप बैठिए, मैं बनवाता हूँ, बिल्कुल गरम गरम। वेंकट और पूजा मिलकर एक साथ काम करते थे, इसलिए उनकी आमदनी भी अच्छी थी। दोनों अपने व्यापार से बहुत खुश थे। बेटा आओ आओ बाबा, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। वेंकट रोज इस बूढ़े भिखारी को खाना खिलाता था, पर ये बात उसकी पत्नी पूजा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्या जरूरत थी इस भिखारी को आदत लगाने की? ये रोज चला आता है मुफ्त का खाने के लिए। पूजा क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो? अरे पर आप अगर इसे मुफ्त में खाना ना दो तो क्या ये मर जाएगा? ये कुछ ना कुछ और कर ही लेगा ना। भगवान का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी की मदद के लिए झिझकना चाहिए। जय हो दयावान, आप यूं ही लुटाते रहो। ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ भिखारियों की लाइन लग जाएगी, लाइन। मुझसे जितना बन पड़ेगा उतना करूँगा, बाकी भगवान मालिक है। वेंकट ने उस बूढ़े भिखारी के लिए कुछ वड़े, इडली और चटनी भरी और उसे दे दी। भगवान तुम्हारा भला करे। बूढ़ा भिखारी खाने लगा। तभी वहाँ मंदिर का पंडित आया। पंडित दिखने में गोल मटोल था, छोटा कद और मोटी तोंड। जय माता दी। जय माता जी। पंडित जी आइए आइए ना, बैठिए। पूजा ने पंडित के लिए टेबल साफ किया और पंडित बैठ गया। क्या खाएंगे आप पंडित जी? 2 प्लेट वड़ा, 2 प्लेट इडली, 2 डोसा। आज के लिए बस इतना ही। अभी लाती हूँ। पूजा पंडित की सेवा में जुट गई। तभी वेंकट उसके पास गया। मैं इस बाबा को मुफ्त खिलाता हूँ, वो तो गरीब है। ये पंडित तो बहुत अमीर है, तो इसे मुफ्त खिलाती है। ब्राह्मणों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मणों को खिलाने से पुण्य मिलता है। और जब से मैंने इस पंडित को खिलाना शुरू किया है, देखो हमारा धंधा बढ़ गया है। जैसी जिसकी सोच, तुम इस ब्राह्मण की सेवा करो। मैं जा रहा हूँ भगवान जी के दर्शन करने। ठीक है, जाओ। वेंकट मंदिर में पहुंचा और उसने भगवान जी के सामने हाथ जोड़ा। हे प्रभु, हमेशा मेरे साथ रहना और सबका भला करना। मेरी पत्नी सोचती है कि भरे हुए पेटों को भरकर वो पुण्य कमाएगी। मैं जानता हूँ ये गलत है प्रभु, पर अपनी कृपा उस पर भी बनाए रखना। वेंकट अपने साथ सभी का भला चाहता था। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। अपनी पत्नी से चुप चुप कर वो गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया करता था। भगवान तेरा भला करे। वेंकट को जरूरतमंदों की मदद करने से बहुत खुशी मिलती थी, इसलिए वो छुपते छुपाते अच्छे काम करता ही रहता था। वही उसकी पत्नी पूजा मतलबी थी। वो सोचती थी कि भगवान उनका ही भला करे और इसी वजह से वो ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी। खैर ये सिलसिला चलता रहा। वेंकट और पूजा का डोसा स्टॉल भी ठीक ही चल रहा था। वेंकट गरीबों की मदद करता और पूजा ब्राह्मणों की सेवा करती। रोज सुबह 5 बजे की पहली नाव पकड़कर वेंकट और पूजा मंदिर पहुंचते थे और फिर वहां अपना व्यापार लगाया करते थे। और सुबह से ही उनके ठेले पर ग्राहक आ जाते थे। फिर बरसात का मौसम आया। वेंकट और पूजा रोज की तरह नाव में सवार थे। आज लगता है तेज बरसात होगी। मतलब ग्राहक कम होंगे। वो तो है, पर जितने भी लोग हैं उनको भूखा थोड़ी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मंदिर खाली हो जाएगा हम घर लौट आएंगे। ठीक है। वेंकट और पूजा नदी पार करके मंदिर के पास पहुँचे और रोज की तरह उन दोनों ने अपना ठेला लगाना शुरू किया। बरसात तेज हो रही थी।
मुझे नहीं लगता आज कुछ खास ग्राहक आएंगे। देखते हैं। बस तभी 2-3 लोग उनके ठेले पे आए। आइए आइए भैया, बैठिए। हमें 3 प्लेट इडली और 2 प्लेट वड़ा दे दो। जी अभी लाया। पूजा ने इडली वड़े तैयार किए और वेंकट ने ग्राहकों को दे दिए। ग्राहकों ने खाना शुरू किया। उन सबका खाकर खत्म हो गया, पर फिर भी बरसात नहीं रुकी। लगता नहीं है आज ये बरसात रुकेगी। हाँ, बरसात के कारण मंदिर में श्रद्धालु भी कम हैं। उस आदमी ने वेंकट को पैसे दे दिए। हम लोग कुछ देर यहीं इंतजार करेंगे, बरसात रुकते ही चले जाएंगे। जी चलेगा। वो लोग काफी देर तक इंतजार करते रहे, पर बरसात नहीं थमी। फिर वो लोग भीगकर नदी तक पहुँचे। नदी का विकराल रूप देखकर वो हैरान थे। नदी में एक भी नाव नहीं थी और नदी के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। वो लोग दौड़ते हुए वेंकट के पास आए और उसे ये सब बताया। ये बाढ़ हम सबको डुबा देगी, हम में से कोई नहीं बचेगा। तभी उनके सामने वो बूढ़ा भिखारी आया। बचाने वाला वो है तो भला कोई क्या मारेगा। यहाँ हम सबकी जान पर बनाई है और ये भिखारी हंस रहा है। हमें कुछ तो करना होगा। हे भगवान, हम सबको सुरक्षित किनारे पहुंचा दो। हे भगवान, कृपा करो। वेंकट भगवान जी से प्रार्थना करने लगा। तभी उस बूढ़े भिखारी ने सामने रखी एक डोसे की प्लेट उठा ली। हम सब इतने बड़े खतरे में हैं और तुझे खाने की पड़ी है। मेरे पीछे आओ। भिखारी के साथ सभी लोग नदी के पास पहुँचे। भिखारी ने उस डोसे की प्लेट को जमीन पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली और जादू से उस डोसे का आकार बढ़ने लगा। डोसे का आकार इतना बड़ा हो गया कि मानो बड़ी नाव हो। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे। ये जादुई विशाल डोसा नाव नदी को बड़ी आसानी से पार करा लेगी। तुम सब इसमें बैठ जाओ। सभी लोग नाव में बैठ गए, सिवाय उस भिखारी के। आप भी आइए। नहीं बेटा, मुझे बचाने वाला वो है, तुम सब जाओ। भिखारी के इशारा करते ही विशाल डोसा नाव नदी में तैरने लगी। पानी की बड़ी बड़ी लहरों का उस नाव पर कोई असर नहीं था। अंदर बैठे सभी लोग सुरक्षित थे। वो सभी लोग दूसरी ओर पहुंच गए। सभी ने भगवान जी का शुक्रिया किया और उनके उतरते ही विशाल डोसा नाव पानी में डूब गई। आज वेंकट के साथ सभी लोगों ने एक करिश्मा देखा था, विशाल डोसा बोट का करिश्मा। शायद वेंकट की अच्छाई ही थी कि उसे जादुई विशाल डोसा बोट बचाने आई थी। मुकुंद के ताड़गोले के बाग थे। वो ताड़गोले के पेड़ों पर चढ़कर ताड़गोले तोड़ता था और फिर इन ताड़गोलों को व्यापारी को बेचकर पैसे कमाता था। अरे भाई, अब तुम ताड़ गोले ज्यादा दिया करो। बाजार में ताड़ गोले की मांग बढ़ गई है। जी साहब, कल से ज्यादा ताड़ गोले देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। मुकुंद और मयूरी की एक बेटी थी, मीना। मीना कहाँ है? अभी यही थी, शायद अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई होगी। पर आपको उससे क्या काम आ गया? अरे उसे ताड़ गोले खाने थे, तो देखो उसके लिए कुछ ताजे ताड़ गोले लाया हूँ तोड़ के। तभी मीना, अरे वाह, ताड़ गोले, ये सब के सब मैं ही खाऊंगी। हाँ, तेरे लिए ही लाया हूँ, आराम से खा। बरसात हो या गर्मी, मुकुंद हर मौसम में ताड़गोलों के पेड़ पर चढ़ता था। एक रोज की बात है, लगातार 2 दिन से बारिश रुक ही नहीं रही थी। भगवान करे ये बारिश जल्द ही रुक जाए। आज पेड़ पर सावधानी से चढ़ना, सारे टाने गीले होंगे। हाँ, सावधानी से ही चढ़ूंगा, मैं कोई नौसिखिया थोड़ी हूँ। पता है आप मस्ते हैं, पर फिर भी ख्याल रखना। हाँ पत्नी जी, अब फिक्र मत करो, मैं यूं गया और यूं आया। ठीक है। मुकुंद ताड़गोलों के पेड़ पर चढ़ गया और एक एक करके सावधानी से ताड़गोले तोड़ने लगा। कुछ देर बीत गया,
और फिर अचानक मीना वहाँ पहुँची। अप्पा! मीना की आवाज सुनकर मुकुंद का ध्यान भटक गया और वो फिसलकर सीधा पेड़ के नीचे गिर गया। अप्पा! मीना ने तुरंत कुछ गांव वालों को आवाज लगाई। सब दौड़े चले आए। काका! अप्पा गिर गए! गांव वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे। मुकुंद का ऑपरेशन किया गया, पर अब वो अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो सकता था। अब क्या होगा? अब हमारा घर कैसे चलेगा? आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ जरूर होगा। उस भगवान ने हमें दुख दिया है तो वो हमें रास्ता भी दिखाएंगे। पर कैसे? मैं अपाहिज बन गया हूँ। इससे अच्छा कि भगवान मुझे मार ही देता। ऐसा मत बोलिए, आप ही हमारी जिंदगी है। मयूरी और मुकुंद परेशान थे कि अब उनकी आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। कुछ दिनों बाद मुकुंद को घर लाया गया। मयूरी और मुकुंद के बचत किए हुए सारे पैसे उसके इलाज में खत्म हो गए। मैं कहीं काम ढूंढती हूँ। तुम काम और घर का काम अकेले कैसे संभालोगी? मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। कोई तो ऐसा काम होगा जो मैं इस हाल में भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आप आराम कीजिए। नहीं मयूरी, मैं ऐसे तुम पर बोझ नहीं बन सकता। फिर ऐसी हालत में आप क्या कर सकते हैं? कुछ तो जरूर होगा ही। अगले दिन से मयूरी ने काम ढूंढना शुरू किया। वो कई दुकानों और कंपनियों में गई, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। मुझे कोई काम तो नहीं मिल रहा। सोच रही हूँ कोई व्यवसाय ही कर लूं। कैसा व्यवसाय? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? आज बाजार में पकोड़े का दुकान देखा था। काफी भीड़ लगी है। मैं भी तो अच्छे पकोड़े बनाती हूँ, तो क्यों ना मैं भी पकोड़े बेचूं? कर तो सकता हूँ, पर सभी लोगों को पकौड़े उसी दुकान के पसंद हैं, तो तुम्हें कुछ नया पकाकर पकौड़ा बनाना चाहिए। कैसे नए? जैसे चाइनीज पकौड़े हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, वैसा ही कुछ नया। वैसा कुछ मीना तू बता, तुझे और क्या खाना पसंद है? मुझे तो मैगी पसंद है। मैगी पकोड़ा कैसा है? मैगी के पकौड़े भी बनते हैं क्या? हाँ, वो भी बहुत कुरकुरे। जा मीना, दौड़ के एक पैकेट मैगी ले आ। मीना मैगी खरीदने चली गई और कुछ देर बाद 2 मैगी के पैकेट ले आई। मीना ने मैगी को उबाला और फिर उन्हें सुखाकर उसमें कुछ मसाले मिलाकर कढ़ाई में मैगी पकोड़े छानने लगी। मीना एकटक अपनी माँ के हाथों को देख रही थी। जैसे ही मैगी के पकोड़े छनकर बाहर आए, मीना ने फट से एक पकोड़ा उठाया और मुंह में डाल दिया। अरे अरे, गरम है। बहुत स्वादिष्ट है माँ, वाह! मीना ने एक मैगी पकोड़ा अपने पापा को भी दिया। ये तो सच में स्वादिष्ट है। हाँ, मैंने कहा था ना कि बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। क्या ये मैगी पकोड़े बाजार में बिकेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो आग लगा देंगे। मयूरी ये सुनकर खुश थी। कुछ दिनों बाद मयूरी और मुकुंद ने मिलकर बाजार में मैगी पकोड़े का स्टॉल लगा दिया। ये क्या है आंटी? मैगी पकोड़ा। मैगी के पकोड़े? हाँ। एक प्लेट दो मुझे। हाँ हाँ, लो बेटा। मयूरी ने उस लड़की को मैगी पकोड़े दिए। वाह, कितना टेस्टी है। आज तक ऐसे पकोड़े कहीं नहीं खाए। उस लड़की को देखकर कई और लोगों ने मयूरी के मैगी पकोड़े चखे। आंटी, ये तो मस्त है। मुकुंद मैगी पकोड़े तलने में मयूरी की मदद कर रहा था। वो अपाहिज था। पहले ही दिन मयूरी और मुकुंद की अच्छी खासी कमाई हो गई थी। वो लोग खुशी खुशी घर लौटे। सोचा नहीं था कि हमारी इतनी अच्छी कमाई होगी। इन दुखों के पल में यही एक सुख का पल है। अप्पा, आप चिंता मत कीजिए, हमारे सारे गम दूर हो जाएंगे। आप भी ठीक हो जाएंगे। पूरे परिवार में उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी थी। सब मिलकर और मेहनत से कोशिश करने लगे। उनका मैगी पकोड़े का व्यापार भी चल पड़ा था। ग्राहकों की भीड़ लगने लगी और साथ ही उनकी आमदनी भी बढ़ने लगी। मैगी पकोड़े
जल्द ही मशहूर हो गए। उनकी आमदनी इतनी बढ़ गई कि मुकुंद का अच्छा से अच्छा इलाज शुरू हो गया। इस ट्रीटमेंट से उम्मीद है मुकुंद जी आप चल पाएंगे। कुछ सेट ऑफ सर्जरीज करनी होंगी, पर आपकी बॉडी इस ट्रीटमेंट को अच्छे से रिस्पॉन्स दे रही है। ये खबर भी पूरे परिवार के लिए अच्छी थी। 6 महीने बाद आज मयूरी ने मैगी पकोड़े का बड़ा शॉप खोला और इस खुशी को दुगना मुकुंद ने किया। आज कुछ पलों के लिए ही सही, वो डगमगाकर खड़ा हुआ। ये आशा की वो किरण है जो बताती है कि मुकुंद बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और ये सब इनके एक मैगी पकोड़े की बदौलत हुआ है और आगे भी ये मैगी पकोड़ा धूम मचाता रहेगा। कुछ महीनों पहले तक छगन प्याज के पकोड़े 10 रुपए प्लेट के दाम से बेचता था और उसके ग्राहक भी बहुत संतुष्ट थे। लेकिन फिर नवंबर आया। छगन मंडी में सब्जी लेने गया। प्याज कैसा? 80 रुपया किलो। अरे बाप रे, लेकिन कल ही तो 30 रुपए था। अरे क्या भाई, वो कल था, आज का दाम 80 रुपए किलो है। लेकिन एक दिन में इतना दाम कैसे बढ़ सकता है? तुम न्यूज़ नहीं देखते क्या? प्याज की कमी हो गई है, इसलिए प्याज का दाम बढ़ गया है। अब तो लगता है प्याज 100 रुपए के ऊपर जाएगा। लेकिन फिर मैं पकोड़े कैसे बेचूंगा? प्याज के पकोड़े भूल जाओ। छगन रोज 4 किलो प्याज लेता था, लेकिन आज उसने सिर्फ 2 किलो प्याज लिया। रोज की तरह वो अपने ठेले पर ले गया और उन्हें काटकर पकोड़े बनाने लगा। छगन ने पहले स्लेट पर दाम बदला। अब पकोड़े की प्लेट 10 रुपए नहीं 50 रुपए की थी। छगन ने गर्मा गर्म पकोड़े निकाले और तभी उसके रोज के ग्राहक कल्लू चाचा वहां आए। कल्लू चाचा पकोड़े के शौकीन थे, लेकिन अनपढ़। छगन, एक प्लेट पकोड़े दे दो। जी चाचा जी। छगन ने पकोड़े दिए और कल्लू चाचा उसे चाव से खाने लगे। तेरे हाथों के पकोड़े में तो जादू है। कल्लू चाचा का खाकर हो गया और वो छगन को 10 रुपए देने लगे। ये लो। चाचा, दाम बढ़ गए हैं, प्याज महंगा हो गया है। कल्लू चाचा ने ये बात सुनी और एक और 10 रुपए निकाल कर दिए। अरे चाचा, 20 रुपए नहीं 50 रुपए प्लेट है। क्या? कल्लू चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। चाचा, कल प्याज 30 रुपए किलो था और आज 80 रुपए किलो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी तरह मेरी आंखों से भी आंसू निकले थे, प्याज काटते वक्त नहीं बल्कि खरीदते वक्त। अरे नालायक, तू खाने से पहले नहीं बता सकता था? मुझे लगा आपने स्लेट देख ली होगी। अरे उल्लू, 50 रुपए में तो मेरे पूरे दिन की बीड़ी और खाने का खर्च चल जाएगा। अब नहीं चाचा, महंगाई बढ़ गई है। अब 50 रुपए में आधा किलो प्याज भी नहीं आएगा। ये प्याज है या सोना? लगता है थोड़े दिनों में प्याज सोनार की दुकान पर मिलेगा। ऐसा क्या? हाँ चाचा, और क्या? दुकानदार बोल रहा था 150 रुपए से ऊपर दाम जाएगा प्याज का। बाप रे, अब कर भी क्या सकते हैं? तू नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ। क्या चाचा? अरे मैं किसान हूँ, प्याज उगा सकता हूँ। अभी प्याज बोता हूँ, फिर तू देख, अगले 1 साल में मेरे गांव में सबसे बड़ा बंगला होगा। हाँ चाचा, लेकिन मुझे कम दाम पर प्याज बेचना। हाँ हाँ,
तू तो अपना बंदा है। आप 50 नहीं 30 रुपए ही दे दो, बाकी हम आपकी खेती होगी तब देख लेंगे। हाँ चल, अब मैं प्याज उगाने की तैयारी में लगता हूँ। प्याज के बढ़ते दाम देखकर लगता है कल्लू चाचा की तरह हर प्याज खाने वाले को खुद ही प्याज उगाना पड़ेगा। और वहाँ हमारे कल्लू चाचा चल पड़े। अभी के अभी प्याज बो देता हूँ। बाऊजी सही कहते थे कि मेरे खेतों से सोना निकलेगा। प्याज क्या सोने से कम है? रामगढ़ गांव में सरिता नाम की एक सब्जी वाली रहती थी। वो घर घर जाकर सब्जियां बेचा करती थी। ताजी सब्जी ले लो, ताजी सब्जी। बहन, 1 किलो टमाटर देना। और प्याज कैसे दिए? आज तो प्याज खत्म हो गए, कल लेकर आती हूँ। ताजी सब्जी ले लो, ताजी सब्जी। इसी तरह सरिता एक एक कर सबके घर सब्जी बेचने जाती। सब उससे कुछ ना कुछ जरूर खरीदते। शाम तक सरिता की सारी सब्जी बिक जाती और थकी हारी सरिता सारे पैसे लेकर घर आ जाती। आज तो सब्जी बेचने में दुगना फायदा हुआ है। सब्जी बेचकर मिले मुनाफे ने सरिता का उत्साह बढ़ा दिया। उसने सोचा कि वो मंडी से और भी सब्जी खरीदेगी और अपना धंधा बढ़ाएगी। भैया, ये प्याज तो बहुत महंगा है। सरिता बहन, मंडी में प्याज की बहुत कमी है, इसीलिए प्याज की कीमत 4 गुना हो गई है। व्यापारी की बात सुन सरिता के दिमाग में लालच पैदा हो गया। अगर मंडी के सारे प्याज मैं खरीद दूं, तो सबको मुझसे ही प्याज खरीदने पड़ेंगे। फिर मैं मन चाहे दाम में प्याज बेचकर बहुत बहुत अमीर बन जाऊंगी। भैया, आप एक काम करो, इन सारे पैसों से मुझे प्याज दे दो। प्याज खरीदकर सरिता अपने घर ले गई। वो मन ही मन इन्हें बेचकर रईस बनने के सपने देख रही थी। सोचते सोचते सरिता का लालच और बढ़ गया। उसने सोचा कि वो आसपास के गांव के सारे प्याज भी खरीद लेगी। फिर तो सबको उससे ही प्याज खरीदने पड़ेंगे। लेकिन मेरे पास और प्याज खरीदने के पैसे नहीं हैं। सरिता ने थोड़ी देर सोचा और फिर अलमारी से अपने कीमती सोने के गहने निकाले। इन्हें बेचकर मैं प्याज खरीदूंगी। सरिता अगले दिन मंडी में आई और गहने बेचकर जो पैसे मिले थे उसने उनसे आसपास के गांव की सारी मंडियों के प्याज भी खरीद लिए। अब मेरे अलावा किसी के पास प्याज नहीं है। अब सबको मेरे मन माफिक दामों पर ही प्याज खरीदने पड़ेंगे। सरिता सारे प्याज घर ले आई और उन्हें एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। अभी थोड़े दिन लोगों को परेशान होने देती हूँ। सही समय पर इनकी 10 गुना कीमत वसूलूंगी।
अभी यहाँ ताला लगा देती हूँ, कोई मेरे प्याज ना चुरा ले। प्याज की किल्लत से पूरा गांव परेशान हो गया। पूरे गांव में कहीं पर प्याज नहीं मिल रहे हैं। सरिता भी घर घर सब्जी बेचने गई तो उसने लोगों को प्याज के लिए परेशान देखा। सरिता बहन, प्याज है क्या? प्याज ले तो आऊं, लेकिन बहुत महंगा है। हमें महंगे की फिक्र नहीं, बस प्याज चाहिए। लगता है अपने प्याज की कीमत वसूलने का सही वक्त आ गया है। सरिता बहुत खुश होकर अपने घर वापस आई। उसे लगा कि अब वो बहुत जल्द प्याज बेचकर अमीर बन जाएगी। सरिता ने चाबी निकाली और जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला तो उसमें से बहुत बुरी सड़ने की बदबू आने लगी। इतनी बदबू, ये तो प्याज में से आ रही है। हाँ, ये सारे प्याज तो सड़ गए। सरिता भूल गई कि जिस कमरे में उसने प्याज रखे थे उसमें सीलन और अंधेरा था। हवा आने जाने के लिए एक झरोका भी नहीं। अंधेरे कमरे में बिना हवा और प्रकाश के सारे प्याज सड़ गए और उनमें बहुत तेज बदबू आने लगी। ये देख सरिता ने अपना सिर पीट लिया। हे भगवान, ये सारे प्याज तो सड़ गए। मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए। मैं अमीर नहीं बन पाऊंगी। लालच में आकर सरिता ने सारी जमा पूंजी और गहने बेचकर प्याज खरीद लिए थे, लेकिन उसी की बेवकूफी से सारे प्याज सड़ गए और मुनाफा होने की जगह उल्टा उसका भारी नुकसान हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने वाले का नुकसान ही होता है, जैसे लालची सब्जी वाली का हुआ। जो इंसान परिश्रम करके धीरे धीरे आगे बढ़ता है, सफलता उसी को मिलती है।